नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम सेबी तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं वित्त बाजार से। देखिए, वित्त बाजार एक व्यापक बाजार होता है जो पूंजी के अधिक वाले क्षेत्रों से पूंजी के कमी वाले क्षेत्रों की ओर पूंजी के प्रवाह को गतिशील बनाए रखता है। अर्थात वित्त बाजार बचत को निवेश में परिवर्तित करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाता है, साथ ही साथ जीडीपी को भी प्रोत्साहित करता है। वित्त बाजार को हम मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला हो जाएगा मुद्रा बाजार और दूसरा हो जाएगा पूंजी बाजार। क्या होता है इनमें अंतर? देखिए, मुद्रा बाजार वित्त बाजार का वह भाग होता है जिसमें मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल के लिए या एक वर्ष से कम की अवधि के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। साथ ही साथ पूंजी बाजार, पूंजी बाजार वित्तीय बाजार का वह भाग होता है जिसमें मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का मध्यम समय के लिए या दीर्घ अवधि के लिए या हम ये कहें कि एक वर्ष से अधिक समय के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। जो पूंजी बाजार है इसमें अंश पत्र, शेयर एवं ऋण पत्रों के माध्यम से पूंजी की उगाही की जाती है या पूंजी का प्रवाह जो है नियंत्रित किया जाता है। वहीं जो पूंजी बाजार है यह एक व्यापक अवधारणा होती है जिसमें प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, दीर्घ समय के लिए ऋण देने वाली संस्थाएं तो डिवेंचर और बॉन्ड मार्केट हो जाएगा, बैंक हो जाएंगे, निवेश तथा अन्य सभी औद्योगिक क्षेत्र के लिए संस्थाएं जो कि दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करती हैं वो सभी जो है पूंजी बाजार के भाग होते हैं। राइट, जो पूंजी बाजार है उसको फिर दो भागों में बांट सकते हैं। तो जो भारतीय पूंजी बाजार है उसको सरकारी प्रतिभूति बाजार तथा औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, इन दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सरकारी प्रतिभूति बाजार क्या होता है? देखिए, पूंजी बाजार का वह भाग जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों का तो पूंजी बाजार का वह भाग जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है उसको ही सरकारी प्रतिभूति बाजार कहा जाता है। चूंकि सरकारी प्रतिभूतियां सुरक्षित होती हैं, सेफ होती हैं, इसीलिए इस बाजार को अर्थात सरकारी प्रतिभूति बाजार को गिल्ट एज मार्केट भी कहा जाता है। और गिल्ट एज मार्केट में जब कभी भी सरकार को पूंजी की आवश्यकता होती है तो सरकार ट्रेजरी बिल या बॉन्ड को जारी करती है। यदि सरकार को अल्प समय के लिए, एक वर्ष से कम समय के लिए अगर पूंजी की उगाही करनी हो तो सरकार ट्रेजरी बिल जारी करती है। वहीं यदि सरकार को लंबे समय के लिए अगर जो है पूंजी की उगाही करनी हो तो सरकार सरकारी प्रतिभूति बाजार में बॉन्ड को जारी करती है। वहीं औद्योगिक प्रतिभूति बाजार पूंजी बाजार का वह भाग होता है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के लिए दीर्घ अवधि पूंजी की व्यवस्था की जाती है। और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में मांग एवं आपूर्ति के माध्यम से जन सामान्य के बीच में अंश पत्रों का या ऋण पत्रों का जो है क्रय विक्रय किया जाता है। जो औद्योगिक पूंजी बाजार है औद्योगिक पूंजी बाजार या औद्योगिक जो प्रतिभूति बाजार है इसको हम फिर दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा प्राथमिक बाजार और फिर हो जाएगा दूसरी बाजार। तो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार का हम जो है पहला भाग पढ़ते हैं यहाँ पर प्राथमिक पूंजी बाजार। तो देखिए, प्राथमिक पूंजी बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी प्राथमिक कंपनी के द्वारा या नई कंपनी के द्वारा अंश पत्रों को या प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है या पहली बार जब क्या होती है खरीदी बिक्री होती है। तो किसी भी कंपनी के या किसी भी प्राथमिक कंपनी के द्वारा जब पहली बार प्रतिभूतियों को या शेयरों को जारी किया जाता है और उनको खरीदा बेचा जाता है तो उस बाजार को ही क्या कहते हैं? प्राथमिक बाजार कहते हैं। और प्राथमिक बाजार के माध्यम से ही जो कंपनियां हैं वो पैसे की उगाही करती हैं और कंपनियों का विस्तार संभव होता है। यदि कंपनियां
राइट। यदि कंपनियां भारतीय बाजार से पैसे की उगाही करना चाहती हैं तो कंपनियां शेयर जारी करती हैं एवं डिवेंचर जारी करती हैं। तो घरेलू बाजार में शेयर जारी या डिवेंचर जारी करने के पश्चात उनकी खरीदी बिक्री से पैसे की उगाही करती हैं। यदि कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसे की उगाही करनी है तो भारतीय कंपनियां विदेशों में राइट एडीआर एवं जीडीआर जारी करती हैं। अब मैंने बताया था कि यदि भारतीय कंपनियों को अमेरिकन मार्केट से पैसे की उगाही करनी है तो भारतीय कंपनियां अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स जारी करती हैं। वहीं यदि जो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, अगर यूरोपियन मार्केट से पैसे की उगाही करना है तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स जो है जारी की जाती है। क्लियर। अब दूसरा हो जाएगा द्वितीयक बाजार। देखिए द्वितीयक बाजार क्या होता है? द्वितीयक बाजार औद्योगिक प्रतिभूति बाजार का वह भाग होता है जिसमें पहले से ही निर्गमित प्रतिभूतियों का या अंश पत्रों का लगातार क्या होता है? क्रय विक्रय होता रहता है। राइट। तो अंतर क्या है कि प्राथमिक बाजार में कंपनी की प्रतिभूतियों का या अंश पत्रों का पहली बार खरीदी बिक्री होती है, तो वहीं द्वितीयक बाजार में पहले से ही निर्गमित प्रतिभूतियों का या अंश पत्रों का लगातार क्रय विक्रय होता रहता है। और इस क्रय विक्रय को रेगुलेट करने के लिए राइट बढ़ावा देने के लिए दो संस्थाएं हैं। एक क्या हो जाएगा? राइट BSE हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के अलावा भी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इस पूरे के पूरे जो है शेयर बाजार को या प्रतिभूति बाजार को क्या करती है? नियंत्रित करती है, रेगुलेट करती है। इनको आज हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। राइट। अब ये तो तय हो चुका है कि द्वितीयक बाजार में जो प्रतिभूतियां हैं उनका लगातार क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। प्री के एग्जाम्स में राइट इतना जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब चूंकि अगर हमको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर सेबी को बहुत ही अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमको यहां पर समझना पड़ेगा कि प्रतिभूतियां क्या होती हैं। राइट। क्योंकि जो प्रतिभूति शब्द है राइट प्रतिभूतियां, तो जो प्रतिभूतियां हैं वो क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, सबसे पहले हम इस शब्द को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। राइट। और जो प्रतिभूति बाजार है उसमें कौन कौन से अवयवों का क्रय विक्रय किया जाता है उसको समझ लेते हैं तो आपको समझने में आसानी भी हो जाएगी। साथ ही साथ हमारी प्री के दृष्टि से कुछ एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रतिभूति या सिक्योरिटी किसे कहा जाता है। राइट। प्रतिभूति एक प्रमाण पत्र होता है जिसका क्रय या विक्रय करके पूंजी की उगाही की जाती है। राइट। तो प्रतिभूति ऐसा प्रमाण पत्र है जिसका विक्रय करके वित्त की उगाही की जाती है। अर्थात प्रतिभूति एक प्रतिमोच्च विक्रय वित्तीय साधन है। अब यहां से जो है प्रश्न जो है प्री में पूछा जा सकता है। राइट। कि जैसे पूछा जा सकता है कि प्रतिभूति की निम्नलिखित में से प्रतिभूति की विशेषताएं हैं। राइट। तो प्रतिभूति प्रतिमोच्च होती है। राइट। यह वित्तीय उगाही का माध्यम होता है। राइट। या फिर जो है इसका मौद्रिक मूल्य नहीं होता है। इस तरीके से अगर तीन ऑप्शन दे दिए जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौद्रिक मूल्य नहीं होता है। तो ये तीन विशेषताएं आपको याद रखनी है। प्रतिभूति एक प्रमाण पत्र होता है जिसका विक्रय करके वित्त की उगाही की जाती है। राइट। साथ ही प्रतिभूति एक प्रतिमोच्च का तात्पर्य होता है लेन देन या विनिमय करने की क्षमता का गुण। राइट। तो प्रतिभूति एक प्रतिमोच्च या लेन देन या विनिमय करने की क्षमता का गुण युक्त विक्रय वित्तीय क्या है? साधन होता है। और इसका क्या होता है? मौद्रिक मूल्य होता है जिसकी बिक्री करके वित्त की उगाही की जाती है। जो प्रतिभूतियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो सिक्योरिटी दो प्रकार की होती हैं। एक हो जाएगा शेयर प्रतिभूति राइट जिसको शेयर सिक्योरिटी कहते हैं, और दूसरी हो जाएगी ऋण प्रतिभूति जिसको डेट सिक्योरिटी कहते हैं। राइट। अब इसमें से हम सबसे पहले समझते हैं शेयर प्रतिभूति को। राइट। तो शेयर को ही क्या कहा जाता है? अंश या अंश प्रतिभूति, या क्या हो जाएगा? शेयर प्रतिभूति हो जाएगी। क्लियर। तो अंश या शेयर प्रतिभूति क्या होती है? देखिए वह प्रतिभूति
जिससे क्रेता को प्रतिभूति जारी करने वाली संस्था के स्वामित्व में एक अंश या हिस्सेदारी मिलती है, उसे ही क्या कहा जाता है? अंश प्रतिभूति कहा जाता है। कुल मिलाकर जैसे मैंने कहा कि यहां पर जो अशोका लीलैंड कंपनी है, राइट, इस कंपनी को अपनी एक शाखा भारत के किसी अन्य राज्य में डालनी है। इसके लिए अशोका लीलैंड कंपनी को जो है पैसों की आवश्यकता है। तो अशोका कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर जारी करेगी या अंश जारी करेगी। तो अंश का मतलब क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति इस अंश को खरीदेगा या शेयर को खरीदेगा, उसको प्रतिभूति जारी करने वाली संस्था अर्थात अशोका लीलैंड हो जाएगा। इसकी एक इकाई की क्या होगी? स्वामित्व की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात वह इस अशोका लीलैंड कंपनी के एक शेयर के क्या बन जाएंगे? स्वामी बन जाएंगे। क्लियर? अर्थात कोई भी कंपनी है उसको कई भागों में, राइट, उसके शेयर जारी करना, अर्थात उसके स्वामित्व की इकाइयों को क्या करना? बेचना। और जो भी व्यक्ति जितने शेयर खरीदेगा वह उतने अंश का क्या हो जाएगा, या उतने अंशों का स्वामित्व उसके पास में पहुंच जाएगा, राइट। तो जिस प्रतिभूति से क्रेता को या खरीदने वाले को प्रतिभूति जारी करने वाली संस्था के स्वामित्व में एक निश्चित अंश प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? अंश प्रतिभूति या शेयर सिक्योरिटी या शेयर कहा जाता है, राइट। दूसरी चीज, शेयर केवल और केवल कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं, क्योंकि कंपनियों की जो है अंशों में कंपनियों के द्वारा शेयर जारी किए जा सकते हैं, और कंपनी की जो निश्चित हिस्सेदारी है वो कई लोगों के पास में हो सकती है। तो शेयर केवल और केवल कंपनियों द्वारा जारी किए जा सकते हैं, कोई भी संप्रभु जो संस्था है उसके द्वारा जारी नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि संप्रभु संस्था यदि शेयर जारी करेगी तो उसकी पूंजी कई हिस्सों में बट जाएगी, राइट। इसीलिए यदि संप्रभु संस्था जो है शेयर जारी कर देगी तो फिर वो संप्रभु संस्था नहीं बचेगी, राइट। संस्था बचेगी लेकिन वो संप्रभु नहीं होगी, राइट। तो जो शेयर हैं वो कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो प्रत्येक हिस्सा कंपनी के स्वामित्व की एक इकाई का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां पर कंपनी का प्रत्येक शेयर, राइट, कंपनी के स्वामित्व की एक इकाई का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, और कंपनी के लिए यह पूंजी जुटाने का क्या होता है? आसान तरीका होता है। अब जो शेयर होते हैं यह भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अधिमानी शेयर जिसको प्रेफरेंशियल शेयर कहा जाता है, और दूसरा क्या होता है? समता शेयर या जिसको इक्विटी शेयर कहा जाता है। इन दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि जो अधिमानी शेयर होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर, राइट, तो जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं इनको लाभ में प्राथमिकता दी जाती है, परंतु जिन व्यक्तियों के पास में अधिमानी शेयर होते हैं उनके पास में कंपनी की जो मैनेजिंग बॉडी होती है या कंपनी के निर्णयों में उनकी हिस्सेदारी नहीं होती है, परंतु वहीं जो समता शेयर होते हैं इनमें लाभ को प्राथमिकता तो नहीं दी जाती, परंतु जिन व्यक्तियों के पास में समता शेयर होते हैं वह कंपनी के निर्णयों में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इससे संबंधित प्री में कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सीधा सीधा याद रखें, राइट। तो वरीयता या अधिमान अंश या क्या कहा जाता है? प्रेफरेंशियल शेयर। तो अधिमान अंश या प्रेफरेंशियल शेयर वे अंश पत्र होते हैं या वे शेयर होते हैं जिन्हें सामान्यतः या जो समता या इक्विटी शेयर होते हैं उनकी तुलना में कंपनी द्वारा जो अर्जित लाभ होता है, राइट, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ पर लाभांश पाने की क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। तो जिन व्यक्तियों के पास में प्रेफरेंशियल शेयर होंगे उनको कंपनी के लाभांश पर लाभ पाने का प्राथमिक अधिकार होता है, अर्थात जब कभी भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसके लाभांश का वितरण सबसे पहले जिनके पास में प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं उनको किया जाता है, राइट। इसके बाद में जो भी लाभांश बचेगा वह समता अंशों में वितरित किया जाता है, राइट। यहां पर एमसीक्यूज की दृष्टि से ये दो चीजें आपको याद होना चाहिए कि जिनके पास प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं उनको लाभांश का वितरण सबसे पहले किया जाता है या लाभांश वितरण करने की प्राथमिकता दी जाती है, परंतु इन्हें मताधिकार का
मताधिकार प्रदान नहीं होता है। अर्थात ये कंपनी के निर्णय लेने में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, राइट, उनमें ये सम्मिलित नहीं होते हैं और कंपनी के जो भी निर्णय होते हैं, डिसीजंस होते हैं, उनमें इनकी भूमिका नहीं होती है। जो वितरित वरीयता अंश होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संचयी वरीयता और दूसरे क्या होते हैं, असंचयी वरीयता होते हैं। संचयी वरीयता अंश वे अंश होते हैं जिन पर लाभांश क्या होता है, संचित हो जाता है। अर्थात कंपनी चाहे फायदे का कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, इनको जो भी प्रॉफिट होता है वो इनका जो भी लाभांश होता है, जो कि पहले ही क्या होता है, निर्धारित होता है, उनका क्या होता है, संचय हो जाता है, राइट। तो ये ऐसे शेयर होते हैं संचयी वरीयता शेयर जिनको जो भी व्यक्ति खरीदता है उसको हमेशा लाभांश प्राप्त होता है और उतना लाभांश मिलता है जो पहले ही क्या होता है, निर्धारित होता है। अर्थात इन पर चूंकि लाभांश संचित होता है इसीलिए इनको संचयी वरीयता अंश कहा जाता है। और यदि लाभांश के संचयी होने की वरीयता नहीं हो तो उसे ही क्या कहा जाता है, असंचयी वरीयता अंश कहा जाता है। अब यहां पर जो अंश होते हैं, राइट, तो यहां पर जो वरीयता या अधिमान अंश होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर, इनके बारे में कुछ और विशेषताएं आप याद रखिए। वो विशेषताएं ये है कि यदि कंपनियां दिवालिया हो जाती है तो समापन के समय पर भी, राइट, जिनके पास में समता अंश या इक्विटी शेयर होते हैं उनको कंपनी का जब भी दिवालिया होने पर जो बिकवाली होगी तो उनको राशि बाद में दी जाएगी, पहले इनको ही क्या दी जाएगी, राशि दी जाएगी। अर्थात जब भी कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसकी बिक्री होने पर, कंपनी की जो भी संपत्ति होते हैं उनकी बिक्री होने पर इन्हें क्या होती है, वरीयता प्राप्त होती है। क्लियर। अब दूसरे हो जाएंगे समता अंश हो जाएंगे, राइट। तो समता अंश वे शेयर होते हैं, राइट, जिनके अंशधारियों को अंशों के अनुपात में कंपनी का स्वामित्व प्राप्त होता है। क्लियर। और स्वामित्व प्राप्त होता है इसीलिए इनको मताधिकार का प्राप्त होता है। तो बड़ी सीधा सा अंतर है, जिनके पास में प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं उनको जब भी कंपनी प्रॉफिट में होती है तो प्रॉफिट या लाभांश में वरीयता दी जाती है, परंतु उनके पास में कंपनी का स्वामित्व नहीं होता है और मताधिकार का अधिकारी नहीं होता है, मताधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। वहीं जिनके पास में भी इक्विटी शेयर होते हैं, राइट, तो जिस व्यक्ति के पास में जितने भी इक्विटी शेयर होंगे अर्थात उस व्यक्ति के पास उतना ही कंपनी का क्या होगा, स्वामित्व होगा, और स्वामित्व होगा तो इनके लिए मताधिकार जो है प्राप्त होता है। अर्थात ये कंपनी के निदेशक चुनने और कंपनी के जो अन्य महत्वपूर्ण होते हैं डिसीजंस होते हैं उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स को जो है लाभांश में वरीयता प्राप्त नहीं होती है। अर्थात कंपनी को जब भी लाभांश की प्राप्त होगी, कंपनी कोई प्रॉफिट करेगी तो सबसे पहले जिनके पास में प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं उनको लाभांश वितरित किया जाएगा, उसके बाद में इक्विटी शेयर्स जिनके पास हैं उनको लाभांश दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि कंपनी दिवालिया हो जाती है या कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है तो उससे जो भी राशि प्राप्त होगी उसको सबसे पहले जिनके पास में प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं उनको दिया जाएगा, उसके पश्चात जो है इक्विटी शेयर धारकों को ही जो है राशि दी जाती है। अर्थात जो समता अंश धारक जिनके पास में भी इक्विटी शेयर होते हैं वही कंपनी के क्या होते हैं, वास्तविक स्वामी माने जाते हैं और इन्हें कंपनी के प्रबंधन में हिस्सेदारी प्राप्त होती है। शेयर का अगला प्रकार हो जाएगा बोनस शेयर हो जाएगा, राइट। तो देखिए जब भी कंपनी फायदे में होती है, राइट, तो कंपनी का जो भी लाभांश होता है वह शेयर धारकों को क्या करना पड़ता है, वितरित करना पड़ता है, राइट। जब भी कंपनी फायदे में होगी और यदि उसका जो लाभांश है, राइट, अवितरित लाभ है, यदि वो बहुत ज्यादा होता है तो इस स्थिति में जो अवितरित लाभ है उसको अंश पूंजी के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है।
राइट। तो कुल मिलाकर जब कंपनी का अवितरित लाभ अधिक हो तो उस अवितरित लाभ को अंश पूंजी के रूप में परिवर्तित किया जाता है और उस स्थिति में जो शेयर जारी होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, बोनस शेयर कहा जाता है। अर्थात यहां पर कंपनी का जो अवितरित लाभ होता है इसका एक निश्चित भाग पूंजी के रूप में हस्तांतरित हो जाता है, राइट। और इसी वजह से कंपनी के जो कुल शेयर हैं उनकी संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है, अदत्त शेयरों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा कि भाई कंपनी के जैसे पहले क्या है, 5 लाख शेयर है, राइट। और अब यहां पर जैसे मैंने कहा कि 500 करोड़ की जो है फायदा हुआ है, तो इस 500 करोड़ की संपत्ति को यहां पर जो है इसकी जो नेटवर्थ है इसको इसके यहां पर अतिरिक्त जो है इसको शेयरों के रूप में भी जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे यहां पर कंपनी ने इस 500 करोड़ रुपए के जो है यहां पर 50,000 जो है शेयर क्या कर दिए, जारी कर दिए। तो आप समझिए यहां पर जो टेक्निकल पॉइंट है जिससे प्री में क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि जब कभी भी कंपनी के अवितरित लाभ को पूंजी के रूप में हस्तांतरित किया जाता है तो उससे अदत्त शेयरों की संख्या में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, परंतु कंपनी का नेटवर्थ क्या रहेगा, वही रहेगा, राइट। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए कि यदि कंपनी का राइट यदि कंपनी का नेटवर्थ अपरिवर्तित रहे परंतु अदत्त शेयरों की संख्या बढ़ जाए तो उस प्रकार के शेयर को क्या कहा जाता है, राइट। ऑप्शन में दे दिया जाए जैसे बोनस शेयर, राइट, समता अंश या फिर वरीयता अंश या राइट इश्यू, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बोनस शेयर हो जाएगा। बोनस शेयर जब भी जारी किए जाते हैं तब कंपनी के अदत्त शेयरों की संख्या तो बढ़ जाती है, राइट, परंतु नेटवर्थ वही रहता है। इसके साथ दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब कभी भी बोनस शेयर जारी किए जाते हैं तो उससे प्रति शेयर जो मूल्य है उसमें क्या होती है, गिरावट आती है। तो बोनस शेयर जारी करने से प्रति मूल्य जो शेयर है उसकी संख्या में क्या होती है, गिरावट आती है। चौथा क्या हो जाएगा, राइट इश्यू हो जाएगा। राइट इश्यू क्या होता है, अब समझिए, देखिए यदि कोई कंपनी है और वह कंपनी विस्तार करना चाहती है, इसके लिए वह नया प्लांट है या नई जो मशीनरी परचेज करना चाहती है, इसके लिए कंपनी को जाहिर सी बात है पैसे की आवश्यकता होती। तो जब पहले से ही कोई भी कंपनी पूंजी जुटाने के लिए या नई इक्विटी जो कैपिटल है उसको निर्गमित करती है तो उसके लिए क्या होगा, वह शेयर जारी करेगी। और जब इन शेयरों को खरीदने का पहला अधिकार शेयर धारिता के अनुक्रम में जो पहले से ही जिनके पास में उस कंपनी के शेयर है उनको वरीयता दी जाती है तो इसी ही क्या कहा जाता है, राइट इश्यू कहा जाता है, राइट। तो जब पूर्व से चल रही कोई कंपनी पूंजी जुटाने के लिए नई इक्विटी कैपिटल निर्गत करती है तो इसको खरीदने का जो पहला अधिकार है वो शेयर धारिता के अनुपात में पूर्व के अंशधारियों या परिवर्तनीय ऋण पत्र धारकों को होता है, उसको ही क्या कहा जाता है, राइट इश्यू कहा जाता है। अब जब राइट इश्यू जारी किए जाते हैं तो ऐसे निवेशकर्ता जिनके पास में कंपनी के पहले से ही शेयर है चाहे तो वो है राइट इश्यूज को खरीदे या ना खरीदे। क्लियर। चलिए अब दूसरा क्या हो जाएगा, ऋण प्रतिभूति हो जाएगा। तो हमने सिक्योरिटी में अंश प्रतिभूति को समझ लिया है, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण प्रतिभूति हो जाएगी। तो देखिए ऋण प्रतिभूति क्या होती है, ऋण प्रतिभूति ऐसी प्रतिभूति होती है जिसके क्रेता को या खरीदने वाले को कंपनी का स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है बल्कि जो भी खरीदार होता है उसको निर्धारित ब्याज दर पर क्या है, ब्याज प्राप्त होता है, साथ ही साथ मूलधन की प्राप्ति भी होती है, तो उसे ही ऋण प्रतिभूति कहते हैं, राइट। तो ऐसी प्रतिभूति जिसके क्रेता को या खरीदार को जो है स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है बल्कि एक निर्धारित दर पर ब्याज की प्राप्ति तथा मूलधन की प्राप्ति होती है, उसको ही क्या कहते हैं, ऋण प्रतिभूति या डेट सिक्योरिटी कहा जाता है। और जो जितने भी ऋण पत्रधारी होते हैं उनको ऋण पत्र पर जो भी अंकित ब्याज होता है वह पाने का पूर्ण अधिकार होता है। और चूंकि इनको स्वामित्व नहीं मिलता है इसीलिए इनके पास में भी मताधिकार प्राप्त नहीं होता है,
क्लियर। और जो डेट सिक्योरिटी होती है यह भी दो प्रकार की होती है, एक हो जाएगा विनिमय पत्र या हुंडी और दूसरा क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। तो यहां पर हम विनिमय पत्र या हुंडी या किसको समझते हैं, विल ऑफ एक्सचेंज को समझते हैं। तो जो बट्टा शब्द है उसका संबंध विनिमय पत्र या हुंडी से होता है। अब सबसे पहले तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, विनिमय पत्र और बॉन्ड में सबसे पहला अंतर तो यही होता है कि वह ऋण पत्र जिसकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से क्या हो, कम हो, उसको क्या कहा जाता है, हुंडी या विनिमय पत्र कहा जाता है। और जिसकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से क्या हो, अधिक हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। अब यहां पर परिपक्वता का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने किसी कंपनी का ऋण पत्र खरीदा, राइट, और उस पर डेट लिखी है कि आपने 15 अक्टूबर को खरीदा और ये 1 ईयर का है, तो कहने का मतलब ये कि 1 ईयर से पहले आप इस ऋण पत्र को खरीद या बेच नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही 1 वर्ष हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। इसका मतलब इस ऋण पत्र को आप कंपनी को फिर से दे सकते हैं और जो भी इंटरेस्ट है उसके साथ में आप आपका मूलधन ले सकते हैं, राइट। तो पहला अंतर समझ में आ गया। अब और अंतरों की हम यहां पर चर्चा करते हैं, क्लियर। तो समझते हैं विनिमय पत्र या हुंडी क्या होता है। तो देखिए, जिस ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम होती है उसे ही विनिमय पत्र या हुंडी कहा जाता है, राइट। और जो विनिमय पत्र है, विनिमय पत्र या हुंडी, यहां पर महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये गैर ब्याज धारक या लिखित आदेश होता है, अर्थात इसमें ब्याज नहीं दिया जाता है, राइट। तो जो विनिमय पत्र है या हुंडी है ये गैर ब्याज धारक या लिखित आदेश होता है, अर्थात इसमें क्या होता है, ब्याज नहीं दिया जाता है, परंतु इसकी जगह पर क्या दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है, राइट। कैसे होता है, जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए, राइट, इसको डिस्काउंट पर बेचा जाता है। जैसे किसी कंपनी ने 5 लाख का क्या जारी किया, ऋण पत्र जो है जारी किया, सॉरी यहां पर विल ऑफ एक्सचेंज को जारी किया, तो इसको 5 लाख में व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है। दरअसल 5 लाख इसका अंकित मूल्य होता है और इस पर डेट रहेगी जैसे 31 अक्टूबर 2023, राइट। तो जो भी व्यक्ति इसको 5 लाख के ऋण पत्र को खरीदेगा वह 31 अक्टूबर 2023 में मैच्योरिटी के बाद में 5 लाख का जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे ही कंपनी को देगा तो उसकी क्या हो जाएगा, 5 लाख की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु जो भी व्यक्ति इसको खरीदेगा हो सकता है वो इसे अभी 4 लाख में खरीद ले, तो जो 1 लाख रुपए का क्या होगा, बट्टा होगा, राइट, उसको ही क्या कहा जाता है, एक तरीके से ब्याज के रूप में माना जाता है। तो इसका जो विक्रय अंकित मूल्य होता है, इसका जो विक्रय है वो अंकित मूल्य से कम पर होता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बट्टाकरण कहते हैं। और इसी बट्टाकरण को ही क्या मान लिया जाता है, ब्याज मान लिया जाता है। इसीलिए 2 चीज अच्छे से याद रखें कि जो हुंडी है ये एक गैर ब्याज धारक है, राइट, गैर ब्याज धारक अर्थात इस पे ब्याज नहीं दिया जाता है, यह एक लिखित आदेश होता है, राइट। और जैसे ही जो निश्चित अवधि होगी, राइट, तो एक निश्चित अवधि पर दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि क्या होती है, भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है। और जो हुंडी होती है, हुंडी का विक्रय हमेशा उसके अंकित मूल्य, जैसे 5 लाख है तो उससे कम 4 लाख है, 4.5 लाख है, इस पर इसका विक्रय किया जाता है। और इस प्रक्रिया में ही जो जब 4.5 लाख को 4.5 लाख में या 4 लाख में बेचा जाएगा तो इसको ही क्या कहते हैं, बट्टाकरण कहते हैं, क्लियर। यदि सरकार हुंडी को जारी करती है तो उसको सरकारी हुंडी कहते हैं, और यदि कारोबारी संस्थाओं द्वारा हुंडी जारी की जाती है तो उसको कारोबारी हुंडी कहते हैं। अब दूसरा क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो यही हो जाएगी कि वह ऋण प्रतिभूति जिसकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है उसको ही क्या कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। और बॉन्ड भी ऋण पत्र की तरह एक क्या होती है, प्रतिभूति होती है, जिसके आधार पर इसका निर्गतकर्ता क्या करता है, ऋण प्राप्त करता है। अर्थात जो भी बॉन्ड जारी करेगा वह क्या करता है, बॉन्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकता है। तो जो बॉन्ड है एक प्रकार का क्या हुआ है, ऋण निवेश है,
जिसमें एक संस्था, जो भी संस्था बॉन्ड को जारी करती है, वो बॉन्ड को बेचकर ऋण प्राप्त करती है, और जो भी व्यक्ति बॉन्ड को खरीदता है, राइट, वह ब्याज दर पर, राइट, ब्याज दर पर जो है उसको उधार के रूप में जो है दे देता है। तो कंपनी, वह संस्था उस राशि को निर्धारित समय अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर एक तरीके से किस में ले लेती है, उधार के रूप में ले लेती है, राइट। अब यदि सरकार बॉन्ड जारी करती है तो उसको सरकारी बॉन्ड कहते हैं, और यदि कारोबारी जो है बॉन्ड जारी करते हैं तो उसको कारोबारी बॉन्ड कहते हैं। क्लियर? तो ये थे हमारे यहाँ पर जो जितने भी पूंजी बाजार के विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटीज, जिसमें हमने अंश पत्रों के बारे में और ऋण पत्रों के बारे में बहुत ही डिटेल से समझा। अब हम यहाँ पर समझते हैं सेबी के बारे में, राइट। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब चूंकि अभी जो है हम बहुत अच्छे से प्रतिभूतियों को समझ चुके हैं, राइट। तो प्रतिभूति का मतलब क्या हुआ? प्रतिभूति का मतलब हुआ, राइट, प्रतिभूति का मतलब हुआ अधिमान अंश, प्रेफरेंशियल शेयर हो जाएंगे, इक्विटी शेयर हो जाएंगे, राइट। उसके बाद में हुंडी हो जाएगी, बोनस शेयर हो जाएंगे, राइट इश्यू हो जाएगी, राइट। उसके बाद में बॉन्ड हो जाएगा और हुंडी। इन सब को ही क्या कहा जाता है? प्रतिभूति कहा जाता है। तो भारतीय प्रतिभूति एवं क्या हो जाएगा? विनिमय बोर्ड हो जाएगा। तो जहां पर, राइट, वह संस्था जो प्रतिभूतियों की, राइट, खरीदी बिक्री को या इनसे संबंधित बाजार को संगठित रूप प्रदान करता है या उसका विनियमन करता है, उस संस्था को ही क्या कहा जाता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहा जाता है, राइट। तो भारतीय शेयर बाजारों, राइट, शेयर बाजार जिसमें इन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, यह प्रतिभूति बाजार, ये कुल मिलाकर हम ये कहें पूंजी बाजार। तो भारतीय शेयर बाजार, प्रतिभूति बाजार या पूंजी बाजार को विनियमित करने के लिए तथा संगठित रूप प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा, राइट, भारत सरकार के द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, ताकि भारत का जो प्रतिभूति बाजार है, शेयर बाजार है, उसको विनियमित किया जा सके और उसको एक तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्म उसको दिया जा सके। तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, परंतु 1988 में यह एक गैर संवैधानिक, राइट, निकाय के रूप में था, राइट। फिर 12 अप्रैल 1992 को, तो ध्यान रहे, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, परंतु उस समय यह गैर संवैधानिक एवं गैर संविधिक क्या था? निकाय था। परंतु 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम के तहत इसको जो है संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया। साथ ही साथ वर्तमान समय की अगर इसकी संरचना की बात करें तो सेबी का एक चेयरमैन होता है। तो सेबी में चेयरमैन के साथ साथ 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 क्या होते हैं? अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसीलिए जो अतः सेबी का जो संगठन होता है वो कैसा होता है? 8 सदस्यीय होता है। तो सेबी में एक चेयरमैन, 3 पूर्णकालिक सदस्य और 4 क्या होते हैं? अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके अतिरिक्त सेबी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? मुंबई में है। अब इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जो प्रतिभूति बाजार है या पूंजी बाजार है, उसमें जो भी निवेशक होते हैं, जो भी व्यक्ति प्रतिभूतियों को, ऋण पत्रों को, बॉन्ड को, हुंडी को खरीदता है, उनको संरक्षण प्रदान करना, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी उनके साथ में ना हो। साथ ही साथ प्रतिभूति बाजार में विभिन्न उपायों से प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना तथा विकसित करना। जो धोखाधड़ी के नए नए मामले आ रहे हैं, राइट, तो जिस तरीके से भी हो सके हर संभव प्रयास के द्वारा जो पूरा का पूरा शेयर मार्केट है, प्रतिभूति बाजार है, उसको विनियमित करना और विकसित करना। साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज है, मर्चेंट बैंक है, म्यूचुअल फंड है, अंडर राइटर्स हैं या रजिस्ट्रार ब्रोकर्स हैं, राइट, इनको विनियमित करने के साथ साथ इनका पंजीकरण भी करना।
यदि इनका पंजीकरण हो जाएगा तो शेयर मार्केट में या प्रतिभूति जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें पंजीकृत ट्रेडर्स के द्वारा खरीदी बिक्री होगी, तो इससे पारदर्शिता रहेगी। साथ ही साथ जो भी प्रतिभूति बाजार में कार्य कर रहे हैं उनको शिक्षा प्रदान करना और साथ ही साथ शेयर मार्केट में विभिन्न शुल्कों की वसूली करना। जो प्रतिभूति कानून है, राइट, प्रतिभूति कानून संशोधन 2014 के अनुसार सेबी को और ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। तो प्रतिभूति कानून अधिनियम 2014 के अनुसार जो फर्जी निवेश योजनाओं पर लगाम लगाने, राइट, फर्जी योजनाएं, राइट, जांच के बारे में निकायों से सूचनाएं मांगने, राइट, साथ ही साथ मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सेबी को और अधिक जो है अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। साथ ही साथ सितंबर 2015 में सेबी और एफएमसी फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन का भी आपस में क्या कर दिया गया है, विलय कर दिया गया। तो जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है यहाँ पर कमोडिटी की ट्रेडिंग होती थी, राइट, अर्थात वर्तमान समय में जो है सेबी का विलय, जो एफएमसी का विलय सेबी में हो गया, अर्थात अब सेबी जो है अब जो कमोडिटी ब्रोकर है, राइट, तो कमोडिटी ब्रोकर और सेबी ब्रोकर इन सब के दायरे जो है ये सभी सेबी के दायरे में आ गए हैं। अर्थात अब जो कमोडिटी ब्रोकर हैं वो भी सेबी के दायरे में होंगे, जिससे ज्यादा क्या होगी, पारदर्शिता होगी। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर सेबी के बारे में पढ़ा। अब हम भारत में शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो शेयर बाजार है ये एक संगठित वित्तीय बाजार है, राइट। तो शेयर बाजार विनियमित, संगठित एवं संस्थानीकृत क्या है, वित्तीय बाजार होता है, जहां पर पूंजी बाजार के विभिन्न घटक हो जाएंगे, जिसमें शेयर हो जाएंगे, प्रेफरेंशियल शेयर हो जाएंगे, इक्विटी शेयर हो जाएंगे, राइट, बोनस शेयर हो जाएंगे, तथा विभिन्न ऋण पत्र हो जाएंगे, जैसे हुंडी हो जाएगा या विनिमय पत्र हो जाएगा या बॉन्ड हो जाएंगे। इनकी खरीदी एवं बिक्री की जाती है और वो भी मांग एवं आपूर्ति के माध्यम से। तो बाजार में मांग एवं आपूर्ति के माध्यम से प्रतिभूति बाजार के विभिन्न अवयवों को निर्धारित कीमतों पर, राइट, निर्धारित कीमतों पर शेयर बाजार में उनकी खरीदी एवं क्या होती है, बिक्री होती है। क्लियर? तो वह बाजार जहां पर प्रतिभूति बाजार के अवयवों की खरीदी एवं बिक्री होती है उस बाजार को ही क्या कहा जाता है, शेयर मार्केट होता है। और शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, किसके माध्यम से, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इन सब की क्या होती है, खरीदी एवं बिक्री संभव होती है। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक संगठन होता है जहां पर विभिन्न प्रतिभूतियों का क्या होता है, व्यवस्थित क्रय विक्रय होता है, राइट। और स्टॉक एक्सचेंज में वर्तमान समय में सरकार ने 49% एफडीआई की अनुमति दे दी है। अब भारत में कई प्रकार के या भारत में कई महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है। तो देखिए, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसके साथ साथ यह एशिया का भी सबसे पुराना क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, राइट। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत तथा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है तथा भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई की स्थापना 1875 में हुई थी, जिसे भारत सरकार ने 1956 में शेयर बाजार के रूप में मान्यता प्रदान की थी। अब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों, शेयरों, डिवेंचर्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि के लिए जो व्यापार है उसको कुशल एवं पारदर्शी बनाता है। साथ ही साथ इनके व्यापार से संबंधित जो भी शिकायतें होती हैं उनका निवारण करता है, राइट, और जो निवेश करता है उनकी क्या करता है, रक्षा करता है। तो यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के व्यापार को कुशल एवं पारदर्शी बनाता है, निवेशकर्ता के हितों की रक्षा करता है और जो भी शिकायतें होती हैं उनका क्या करता है, समाधान करता है। वर्तमान समय में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 5000 से भी अधिकृत जो है कंपनियां क्या है, रजिस्टर्ड है।
जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अब यहां से जो है प्री के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आप याद रखते जाना। सबसे पहली चीज तो ये कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ISO 9001 200 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला और विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है, राइट। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ISO 9001 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और विश्व का दूसरा। इसके साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, राइट, बिजनेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली, राइट। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम के लिए सूचना प्रबंध प्रणाली मानक जो BS है, राइट, इसका प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला तथा दुनिया का दूसरा क्या है, सूचकांक है। दो चीजें याद रखें, यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ISO 9001 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है। साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम के संबंध में सुरक्षा प्रबंध प्रणाली का जो मानक है BS 2000 प्रमाणीकरण, ये भी प्राप्त करने वाला भारत का पहला तथा दुनिया का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है। इसके साथ ही BSE संस्थान लिमिटेड, राइट, तो ध्यान रहे BSE संस्थान लिमिटेड पूंजी बाजार से संबंधित एक क्या है, शैक्षणिक संस्थान है जिसका संचालन कौन करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही करता है। तो BSE संस्थान लिमिटेड एक शैक्षणिक संस्थान है जिसका संचालन कौन करता है, BSE करता है, और यह पूंजी बाजार से संबंधित एक शैक्षणिक संस्थान है। साथ ही साथ जो BSE है अपने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से जो डिपॉजिटरी सेवाएं हैं वो मुहैया कराता है, राइट। और मैंने बताया था कि डिपॉजिटरी के माध्यम से, जैसे अगर भारतीय कंपनियों को अमेरिकन मार्केट से अगर पैसा उगाही करनी हो तो ADGR, राइट, तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जारी करनी पड़ेगी, और ग्लोबल से GDR, और विदेशी कंपनियों को भारत से पैसा उगाही करनी है तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है जारी करनी होगी। तो BSI सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से ही डिपॉजिटरी सेवाएं मुहैया कराता है। साथ ही साथ फरवरी 2017 में BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी क्या है, सूचीबद्ध हुआ है, और इसका जो सूचकांक है वो क्या हो जाएगा, सेंसेक्स हो जाएगा। तो अब हम सेंसेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही क्या है, संवेदी सूचकांक है, जिसमें 5000 से अधिक क्या है कंपनियां पंजीकृत होती हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही संवेदी सूचकांक क्या है, सेंसेक्स है, जिसमें 5000 से अधिक कंपनियां क्या हैं, पंजीकृत है। वर्ष 1986 से S&P द्वारा BSE सेंसेक्स की शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचित जो 30 अग्रणी कंपनियां हैं इनके शेयरों के आधार पर की गई थी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो 30 अग्रणी कंपनियां हैं, राइट, इनको ही क्या कहा जाता है, ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। तो S&P द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो 30 अग्रणी या ब्लू चिप कंपनियां हैं, राइट, इनके आधार पर 1986 से ही सेंसेक्स जो है वो जारी किया जा रहा है, और इसका आधार वर्ष क्या लिया गया है, 1978-79 लिया गया है। जो सेंसेक्स होता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, या हम एक तरीके से कहें यहाँ पर BSE, तो सेंसेक्स में होने वाले उतार चढ़ाव को BSE में सूचीबद्ध जो 30 कंपनियां हैं जिनको क्या कहा जाता है, ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है, इनके समग्र मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव को जो है दर्शाया जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर ये 30 कंपनियों को फायदा होता है तो BSE का जो सेंसेक्स है वो चढ़ता चले जाएगा, और यदि इन 30 कंपनियों को घाटा होता है तो BSE जो सेंसेक्स है वो घटता चला जाएगा, राइट। और आप डेली देखते हैं
खबरों में कि जब कभी मार्केट में कोई हलचल होती है, कोई अच्छी खबर होती है अर्थव्यवस्था के लिए, तो सेंसेक्स क्या होता है, ग्रोथ करता है। और वहीं पर कोई महामारी आती है या फिर कहीं युद्ध की स्थिति बनती है तो सेंसेक्स जो है वो नीचे गिर जाता है, राइट। तो जो BSE सेंसेक्स है ये भारतीय स्टॉक बाजार का क्या है, प्रतिनिधि सूचकांक भी माना जाता है। इसका मतलब ये कि यदि सेंसेक्स में गिरावट हो रही है तो भारतीय जो शेयर मार्केट है उसमें क्या है, उसमें भी गिरावट होगी। और यदि सेंसेक्स में ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब शेयर मार्केट में भी उठाव के जो है संभावना है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक जो संवेदी सूचकांक हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, सेंसेक्स। इसके अलावा भी अन्य शेयर सूचकांक है, जैसे BSE 2 हो जाएगा, BSE 200 हो जाएगा, BSE 500 हो जाएगा, नेशनल क्या हो जाएगा, इंडेक्स इत्यादि। अब जो दूसरा स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, राइट। तो भारत में जो शेयर बाजार है, राइट, भारत में पूंजी बाजार या शेयर मार्केट को 1956 से ही अगर हम देखें तो 1956 से ही शेयर मार्केट को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो है संभाला जा रहा था, राइट। तो 1956 में ही शेयर बाजार के रूप में BSE को मान्यता दे दी थी। तो 1956 से ही BSE हमारे देश में शेयर मार्केट को जो है संचालित कर रहा था या फिर एक तरीके से अपना योगदान दे रहा था, और BSE का अपना एक अधिकार था, राइट। और भारत में शेयर मार्केट को और अधिक ग्रोथ दिलाने के लिए, ताकि भारत में जो शेयर मार्केट है उसकी और अच्छे से ग्रोथ हो सके, साथ ही साथ जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका एकाधिकार समाप्त हो, इसके लिए 1991 में फेरवानी समिति की स्थापना की गई थी। तो 1991 में फेरवानी समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी, ताकि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका एकाधिकार भी समाप्त हो जाए और देश में जो शेयर मार्केट है उसको और बढ़ावा मिले, राइट। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसको 1993 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्रदान की गई और 1994 में इसने अपना कार्य संचालन प्रारंभ किया, राइट। तो हम यहाँ पर सेबी को पहले ही समझ चुके हैं, राइट। तो 1991 में फेरवानी समिति ने सिफारिशें दी, उसके बाद में NSE की स्थापना 1992 में हुई और सेबी ने इसे स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता कब दी, 1993 में दी, और इसने 1994 से अपना कार्य का संचालन प्रारंभ किया। तो 4 डेट हो चुकी हैं। जो है NSE की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सिफारिश की गई थी 1991 में फेरवानी समिति के द्वारा। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई 1992 में। सेबी ने इसको पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी 1993 में और इसने अपना कार्य का संचालन प्रारंभ किया 1994 से। क्लियर। तो यहां से परीक्षा में MCQs पूछे जा सकते हैं। क्लियर। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई है, और इसकी जो मुख्य प्रवर्तक कंपनी है वो कौन सी हो जाएगी, IDBI हो जाएगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो मुख्य प्रवर्तक कंपनी है वो है IDBI। इसके अलावा भी राष्ट्रीय शेयर बाजार के जो अन्य प्रवर्तक हैं उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, राइट, भारतीय जीवन बीमा निगम हो जाएगा, सामान्य बीमा निगम हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम हो जाएगा, ICICI बैंक हो जाएगा, राइट, साथ ही साथ स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, राइट, SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड हो जाएगा, राइट, IL और FS ट्रस्ट हो जाएगा, इत्यादि कई अन्य संस्थाएं होती हैं। अब इसका जो संवेदी सूचकांक है वो क्या है, निफ्टी है। तो निफ्टी के बारे में पढ़ते हैं। जो निफ्टी 50 है, राइट, तो निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी किए जाने वाला प्रमुख क्या है, संवेदी सूचकांक है। तो निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक है, राइट। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये सूचीबद्ध 50 जो है सूचीबद्ध पहली 50 सबसे बड़ी कंपनियों के आधार पर निफ्टी जारी किया जाता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध जो
पहली 50 सबसे बड़ी कंपनी है उसके आधार पर निफ्टी 50 जो संवेदी सूचकांक है ये जारी किया जाता है, राइट। बीएसई का जो आधार वर्ष था वो था 1978 79 और जो एनएसी का जो निफ्टी का संवेदी सूचकांक है वो क्या है, आधार वर्ष 1995 है। तो सेंसेक्स का आधार वर्ष 1978-79 है, तो वही राइट सेंसेक्स का 1978-89 है, तो वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है निफ्टी, इसका आधार वर्ष 1995 है। साथ ही साथ निफ्टी जो सूचकांक है उसको ज्ञात करने के लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो क्रिया विधि है इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत के तीसरे प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो जाएगा, राइट। तो ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। साथ ही साथ यह भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। साथ ही साथ यह छोटे एवं मध्य आकार की जो जितनी भी फर्म है उनको पूंजी बाजार से पूंजी उगाही करने में यह उनकी मदद करता है। साथ ही साथ यह पूंजी बाजार को बढ़ावा देता है। इसकी अगली विशेषता यह है, यह देश का सबसे पहला कागज रहित शेयर कारोबार भी है। तो देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए डिजिटली तरीके से यहाँ पर शेयरों की खरीदी एवं बिक्री होती है, अर्थात यह देश का पहला कागज रहित शेयर कारोबार भी है, राइट। साथ ही साथ इसका मुख्यालय ये कहाँ पर है, मुंबई में है। क्लियर। अगला हो जाएगा यहाँ पर बैंकएक्स हो जाएगा, राइट। तो बैंकएक्स एक संवेदी सूचकांक है जिसकी शुरुआत की थी किसने, बीएसई ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। दरअसल था क्या कि देखिए इक्विटी बाजार में जो बैंकिंग स्टॉक है वो एक प्रमुख खंड के रूप में लगातार एवं लंबे समय से उभर रहा था। इसी वजह से बीएसई के द्वारा बैंक स्टॉक के लिए एक विशेषीकृत सूचकांक तैयार करने का जो है प्रयास किया गया और सेबी ने 12 बैंकों के शेयरों की कीमतों के आधार पर 1 जनवरी 2002 से, ये डेट याद रखना, सेबी ने 1 जनवरी 2002 से 12 बैंकों के शेयरों की कीमतों के आधार पर बैंक एक्स जो सूचकांक है यह निकालना शुरू किया और इसकी जो आधार तिथि है वो 1 जनवरी 2002 है और इसका आधार मूल्य कितना रखा गया, 1000 पॉइंट्स। अब अगला हो जाएगा रेडिडेक्स हो जाएगा, राइट। तो रेडिडेक्स भी एक संवेदी सूचकांक है जो कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि के मूल्य में जो भी उतार चढ़ाव होता है उस पर निगरानी रखने के लिए जारी किया गया है। और इसको जारी किसने किया है, राष्ट्रीय आवास बैंक ने। तो राष्ट्रीय आवास बैंक ने रेडिडेक्स जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। क्यों किया जाता है, ताकि भारत के विभिन्न भागों में जो भूमि के मूल्य में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, राइट, उन पर निगरानी रखी जा सके, इसके लिए रेडिडेक्स सूचकांक जो है जारी किया जाता है और यह 11 जुलाई 2007 में पहली बार जारी किया गया था। अब हमने भारत के पूंजी बाजार को, राइट, सेबी को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। साथ ही साथ जो है प्री एग्जाम में विश्व के कुछ प्रमुख जो शेयर बाजार है वहां से भी जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये है शेयर बाजारों के नाम और ये क्या हो जाएंगे, उस देश का नाम हो जाएगा। जैसे डोव जोन्स, राइट, या डी जोन्स भी जिसको कहा जाता है, राइट। तो जो डोव जोन्स जो डोव जोन्स स्टॉक मार्केट है, डोव जोन्स स्टॉक मार्केट किस देश का है, राइट, ये यूएसए का है, राइट, और ये यूएसए में स्थापित है। तो डोव जोन्स कहाँ का है, यूएसए का, जो कि न्यूयॉर्क में स्थापित है। फिर नेस्डेक हो जाएगा, ये भी यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है। ओस्लो स्टॉक मार्केट नॉर्वे का है। संघाई स्टॉक मार्केट चीन का है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है ब्रिटेन का है। हैंग सेंग जो स्टॉक मार्केट है वो हांगकांग का है। बर्लिन स्टॉक एक्सचेंज जर्मनी का। बारसा
किसका हो जाएगा, पोलैंड का। साथ ही साथ जो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज है वो कनाडा का है, वियना स्टॉक एक्सचेंज ऑस्ट्रिया का है, फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का है, जर्मनी का, राइट, शेंजेन चीन का है, और ढाका कहाँ का हो जाएगा, बांग्लादेश का हो जाएगा। तो अब हमने बहुत ही अच्छे से जो है पूंजी बाजार को समझ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।